वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज से बच्चों मैं 9वीं क्लास का विज्ञान शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा 9वीं क्लास का पहला वीडियो है विज्ञान का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हम आप लोग को विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। और मेरा जो पढ़ाने का मेथड होगा सारे टीचर से अलग होगा। मैं इस तरीक़ा से पढ़ाऊँगा कि सारे क्वेश्चन के साथ में जो भी हमारा न्यूमेरिकल होता है, जो भी हमारा थ्योरी होता है, सारे चीज़ को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कराएंगे, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि विज्ञान बहुत ही कठिन है, सर हमें नहीं समझ में आता है। एक बार पढ़ लोगे पूरे लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं। और 9वीं क्लास का विज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले जो कंपटीशन का एग्जाम दोगे वहाँ पर भी। ठीक है, इसलिए 9वीं क्लास का विज्ञान को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमारा अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आज की इस वीडियो में हमारे आसपास के पदार्थ को ही देखने वाले हैं, सारे थ्योरी को समझेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी किताब है, यदि आपके पास नहीं है तो जाकर के मार्केट से ज़रूर खरीद लीजिएगा। बिना बुक के पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, या अपने दोस्त में जिसके पास होगा जो इस बार 10वीं में जाएगा, उनसे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए विज्ञान में तो हमारा टोटल चैप्टर की संख्या जो है ना वो 12 है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। ठीक है, आइए ये देखिए हमारा यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे का मतलब आप लोग जानते हो कि हमारा, आसपास मतलब अपने नज़दीक में जो चीज़ है, और पदार्थ का मतलब क्या होता है। देखो पदार्थ उसको बोलते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेर ले, जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। मान लो कि ये हमारा एक पेन है। ठीक है, ये स्थान घेर रहा है, इसमें द्रव्यमान भी है और आयतन भी घेर रहा है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इसे पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ हमारे सब कुछ आ जाएगा, आसपास के जो भी चीज़ है सारे पदार्थ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ाने का जो तरीका होगा वो मेरा बिल्कुल अलग होगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उनको पढ़ा देते हैं। ये जो आपका एनसीईआरटी किताब है इसको रीड नहीं करवाते हैं। मैं आप लोग को क्या करने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या तरीका सही लग रहा है आप लोग को। नहीं लगेगा तो बोल दीजिएगा, अलग तरीका से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगला चैप्टर। यदि पसंद आएगा तो आप लोग कहिएगा सर इसी तरह से पढ़ाइए। ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक एक लाइन को, सारे एनसीईआरटी बुक का जो भी हमारा लाइन है उसको अच्छे से रीड करेंगे। उसमें जो समझाने लायक होगा उसको समझाएंगे, जो लिखवाने लायक होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपके लाइफ में काम आ सकता है, उसको लिखवाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, क्या तरीका सही है? आइए पढ़ा करके एक चैप्टर देखते हैं, पसंद आएगा तो लास्ट में आपको बताइएगा। ठीक है, चलिए। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें निम्न प्रकार के वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। बात को समझे? देखिए यहां से यहां तक का नाम समझो। हमने क्या पढ़ा है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं नजर आती है। आप जहां हो वहां पर ताको, मतलब ताकने का मतलब है देखो, सब जगह देखो। तो जहां देखोगे वहां पर एक वस्तुएं नजर आएगी, आएगी ना, जिनका आकार, आकृति के बनावट अलग अलग है। सबका कुछ अलग अलग बनावट है, आकार अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, जो भी हमारे पूरा विश्व में जो वस्तु दिख रहा है, जिस सामग्री से बनी होती है, उससे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जो भी चीज आपके आसपास में दिखता है, जो भी चीज आकार में छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, यहाँ पर जो वस्तु दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। ये किसने बताया? वैज्ञानिकों ने बताया कि हम इसको पदार्थ का नाम दे सकते हैं। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं
जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। समझ गए? सारे चीज क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं द्रव्यमान भी है। देखा, यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट सूचना, जो पदार्थ है वही द्रव्यमान भी है। पदार्थ और द्रव्यमान का परिभाषा कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, समझ गए? और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों के पदार्थ को 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों को सभी वस्तुएं बनी है। देखिए, यहाँ तक मैं पहले आ गया हूँ पंच तत्वों के बारे में। उससे पहले थोड़ा बहुत मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई पदार्थ क्या है, द्रव्यमान क्या है, और यहाँ पर आयतन क्या है, और पंच तत्व क्या है। इनका हम परिभाषा पहले एक बार आप लोग को लिख कर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास, तो मेरे पास तो पेज है। अब आप लोग के पास पेज है या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग एक नए कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा और उस कॉपी पर अपना नोट्स भी बनाइएगा। ऐसे तो मैं आप लोग को ऐप पर नोट्स दे ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा चैप्टर 1 है, जिसका नाम है, आप लोग भी अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ ही। ठीक है ना, क्योंकि साइंस में बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और सारे यहीं पर याद करा देंगे। थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आस पास, हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ, ये अपना चैप्टर 1 का नाम है, जिसका हमने लिख दिया। आप लोग भी लिख लो। ठीक है, हमारे आस पास के पदार्थ। और जब भी आप लोग भी नोट्स बनाया करो तो कम से कम 2 पेन का यूज जरूर करो, एक रेड या ब्लू, रेड या ब्लैक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो भाई, हमने इसको पेंट कर दिया, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं सबसे पहले आपको पदार्थ के बारे में बताने वाला हूँ, उसका एक्चुअल में परिभाषा क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पदार्थ क्या होता है पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, पदार्थ। नंबर 1, पदार्थ। पदार्थ क्या है, इसे आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए, बाद में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग को याद करवा देंगे। ठीक है, पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। याद हो गया? एक बार मैं इसको लिख देता हूं, और एक बार लिखते समय भी आप लोग भी याद करो, अपने पेज पर भी लिखो, अपने कॉपी पर भी। कोई, लिखते चलो आप भी, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, लिखते चलो साथ में, कोई भी वस्तु जो, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे, जिसमें, जिसमें जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान एवं, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, और जो, जो अवरोध उत्पन्न करे,
अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। याद हो गया सबको? सब लोग लिख लिए? बहुत अच्छी बात है। साथ में लिखते भी चलो, आप लोग का टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, साथ में लिखने से आप लोग का भी टाइम कम लगेगा और साथ में सारे याद भी हो जाएंगे। जो बोलेंगे वो बोलते भी रहना है। समझ में आ रही है सबको बातें? पदार्थ आपको समझ में आ गया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पदार्थ। और पदार्थ के बारे में नहीं जानोगे, कोई पूछ देगा तो क्या होगा? फिर शिकायत होगा। इसलिए शिकायत तो बिल्कुल होने नहीं देना है। अपने मम्मी पापा को, नाम को रोशन करना है। ठीक है ना? तो मैं उसके लिए ही लगा हूँ। आप लोग को बहुत मेहनत करूँगा। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि क्लास 9 की पूरी सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो। मात्र 499 रुपये में सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं पूरे साल भर। 1 साल के लिए जो फ़ी है 499 रुपया है। अभी ऑफर है, जितना जल्दी हो सके जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात करके तभी कॉल करना, ज्वाइन कर लो। फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 250 बच्चों तक ये सीमित है, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। फिर मौका नहीं मिलेगा बार बार। ठीक है, फिर इसका फ़ी 1100 हो जाएगा। तो अभी मौका है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। और सारे सब्जेक्ट, सिर्फ साइंस नहीं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 499 रुपये में 1 साल तक। जिनको ज्वाइन होना है, नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, कॉल करिए, जल्दी ज्वाइन करिए। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए ये सब बात छोड़ेंगे, अपना पढ़ाई पर आते हैं। तो सभी लोग को पदार्थ याद हो गया? एक बार मेरे साथ आप लोग भी बोलिए कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? सबको याद हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आप लोगों ने याद कर लिया यहीं पर। अब देखिए, हम लोगों ने एक और चीज यहाँ पर देखा। क्या देखा भाई? पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? आइए देखिए, पंच तत्व जो है ना, हमारा पूरा जो धरती पर जो भी चीज़ दिख रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये पूरा जो हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी बनता है, जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जो वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी लोग बनाते हैं, ये पंच तत्व से ही बना हुआ है। हमारा शरीर जो है ना, आपका चाहे हमारा चाहे किसी का भी शरीर पंच तत्व से ही बना होता है। तो 2 नंबर में डालिए कि पंच तत्व क्या है। ठीक है, पंच, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। पंच तत्व, पंच तत्व क्या है? पंच तत्व क्या है? देखो, पंच तत्व का परिभाषा होगा, प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत पहले, प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। 5 तत्वों में क्या किया? वर्गीकृत किया, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। जिसमें क्या आता है भाई? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। लिखेंगे इसका परिभाषा में, कोई पूछ सकता है या आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्राचीन, प्राचीन दार्शनिकों कह सकते हो या वैज्ञानिकों भी कह सकते हो। ठीक है, प्राचीन वैज्ञानिकों। अब दार्शनिक मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। दार्शनिक मतलब जो पहले लोग थे, और वैज्ञानिक मतलब जो पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है ना? तो दोनों बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूल, लिखते चलो साथ में, 5 मूल तत्वों में, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्वों, जिसे पंच तत्व
कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। याद हो गया। प्राचीन वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, उसको क्या बोल दिया गया कि पंच तत्व है। ठीक है, अब जानोगे ना कि कौन कौन है भाई, पंच तत्वों में कौन कौन है, इसको जानना जरूरी है। वायु, वायु, पृथ्वी, वायु पृथ्वी, अग्नि, अग्नि, जल और आकाश, जल और आकाश। देखिए पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा। आप पंच तत्वों का परिभाषा में ये भी बोल सकते हो कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को पंच तत्व कहते हैं। ऐसा ही परिभाषा हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत ही आसान परिभाषा है, बिल्कुल आप याद कर लोगे, कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखाया था हमने कि द्रव्यमान और आयतन, इसको भी जानना जरूरी है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि पदार्थ और द्रव्यमान में दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही बोला गया है। ठीक है, आइए तो पहले मैं द्रव्यमान को समझता हूँ क्या है द्रव्यमान, उसके बाद आयतन को समझूंगा, उसके बाद द्रव्य को भी समझूंगा। 3 टॉपिक यहाँ से बन करके आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 पर डालिए द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? देखिए द्रव्यमान का परिभाषा होता है पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा को ही व्यक्त किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। यानी पदार्थ और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है। हमारे किताब में भी लिखा है और यहाँ आपको परिभाषा भी पूछा जाएगा तो यही बात लिखना होगा। क्या लिखेंगे? पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आयतन भी आया था, आयतन भी सीख लेते भाई कि आयतन को क्यों नीड पड़ी और आयतन हम लोग क्या समझेंगे, आयतन क्या है। तो आयतन क्या है ये हमारा एक एक नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आयतन क्या है? आयतन का परिभाषा है कि किसी भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान को आयतन बोलेंगे। कोई भी वस्तु है जब वो किसी भी चीज को क्षेत्रफल घेरता है ना, कोई भी चीज, तो भाई मान लो कि इस कलम को हमने यहाँ पर रख दिया तो ये क्या किया, नीचे के धरती को क्या कर लिया, घेर लिया। तो जब ये घेरेगा ना उसी को क्या बोलेंगे? आयतन। किसी भी द्रव्य द्वारा, किसी भी, किसी भी, किसी भी द्रव्य द्वारा, किसी भी द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, घेरा गया, घेरा गया स्थान को, घेरा गया स्थान को आयतन कहते हैं। घेरा गया स्थान को आयतन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग को बार बार द्रव्य आ रहा है कि आखिर द्रव्य का परिभाषा क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको सीखना जरूरी होता है। जब वो टॉपिक के बारे में सीख जाओगे, जैसे बीच में जो भी चीज़ आ रहा है जो आपको यूनिक लग रहा है तो उसको सीख लो ना, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती उस सब्जेक्ट में। आप लोग छोड़ देते हो, छोटी छोटी चीज़ को छोड़ दोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार देखे हैं कि द्रव्य क्या है आपको
आते रहता है, ठीक है। और ये 2 नंबर में आता है कि द्रव्य क्या है। द्रव्य का परिभाषा होता है, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव्य का परिभाषा होता है कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाती है। जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। समझ में आया बात? लिखिए, लिखते हैं पहले, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जिसे आप अपनी, जिसे आप अपनी इंद्रियों, जिसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक सबको बातें समझ में तो आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? साइंस को बिल्कुल स्लो लेकर चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि यहीं पर सारे चीज़ याद हो जाए, बाद में वाली नहीं बात होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे के अध्याय को पढ़ेंगे। आइए, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा मेन जो टॉपिक है, वो पदार्थ का भौतिक स्वरूप। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कोई बोलता है भौतिक स्वरूप, कहीं कहीं लिखा रहता है पदार्थ के भौतिक प्रकृति, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप लिखा हो या पदार्थ का भौतिक प्रकृति, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत सारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहता है, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक का नाम क्या दूंगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति क्या क्या होती है, उनको हम जानेंगे, ठीक है। आइए, हम यहाँ पर इस टॉपिक का नाम देते हैं पदार्थ के, यहाँ पर कौन सा था, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? 5 नंबर। अब 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? आप लोग भी अपने पेज पर लिखिए, साथ में ही चलिए आप लोग भी, ठीक ना, पीछे नहीं होना है। हम जहाँ हैं वहाँ भी आपको भी रहना है। पदार्थ के या पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, या कोई बोलता है प्रकृति, ताकि हम दोनों लिख दिए। कभी भी आप लोग को चेंज भी करके प्रश्न आए तो दिक्कत ना हो। कोई स्वरूप बोलता है, कोई प्रकृति बोलता है, मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है।
पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति क्या क्या होती है? क्या 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 होती है? ओके, देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है ना, ये निम्न प्रकार से होती है। तो जब भी आपको प्रश्न आ जाए ऐसा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति क्या क्या होती है, तो उसको कैसे लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब इस निम्नलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिया गया है। तो कौन कौन है भाई? तो पहला पदार्थ का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित है। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। लिखो, पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। दूसरा, पदार्थ पहला हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। सबका हो गया। चलिए 2 नंबर में लिखिए, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। सूक्ष्म जगह छोटे भी लिख सकते हो, काम चलेगा। पदार्थ के जो कण होता है वो बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। दूसरा हो गया। तीसरा जो होता है, सब लोग लिखिए, पदार्थ के कण, लिखिए पदार्थ के कण अनवर्त गतिशील रहते हैं। गतिशील रहते हैं। हो गया। 4 नंबर, पदार्थ के कण सब लोग साथ में लिखते चलिए, ठीक है ना? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करते हैं। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर लिखो, पदार्थ के कण पदार्थ के कणों के बीच लिखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है? ये प्रश्न जब भी आएगा आपको लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है। जब भी आए प्रश्न कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति क्या क्या होती है, तो लिखना पदार्थ का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित होती है। पहला, एक बार मेरे साथ बोलते चलो, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अनवर्त गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। और 5वां, पदार्थ के कणों के बीच
रिक्त स्थान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात आप लोग को मैंने गलती से छोड़ दिया। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या पदार्थ का भौतिक प्रकृति का परिभाषा बता दो। इससे पहले मेरे को बताना चाहिए था, लेकिन मेरे को अभी ध्यान आया तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। उससे कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पर है, ठीक है ना। 7 नंबर में इसका परिभाषा सीख लीजिए, ठीक है ना। एक बार मेरे से पढ़ा रहे थे ना, एक बच्चा पूछ भी लिया था कि सर इसका परिभाषा भी होता होगा ना। बिल्कुल होता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति का परिभाषा लिखिए। कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए। पदार्थ का पदार्थ का पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होती है या किसे कहते हैं, दोनों ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप का परिभाषा होता है, ध्यान से समझिएगा, कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी को पदार्थ का भौतिक स्वरूप या प्रकृति कहते हैं। बस यही परिभाषा है। ठीक है, लिखो, पदार्थ पदार्थ के कण पदार्थ के कण बहुत छोटे या सूक्ष्म भी बोल सकते हो, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे कि हम कल्पना मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पदार्थ का भौतिक स्वरूप का परिभाषा, कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। याद हो गया सबको? ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो याद करना जरूरी है ही। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको ज़्यादा रीडिंग भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो नीड है उसको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सारे टॉपिक पढ़ लिया। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, उसी में आ गया जो हमने पढ़ाया ना, इसी में सारे चीज़ें आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आइए, हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से ये सब चीज़ हमने पूरा कवर कर लिया, उतना ही में समझ गए। आगे बढ़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ से प्रश्न आता है। ये देखो, प्रश्न आता है 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न है जो कि हम पहले किताब में जितना भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो टॉपिक, उन सारे को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ये सारे प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक पता है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ से स्टार्ट करके इन सारे के बारे में जो हमने लिखवाया है ना, जो पढ़ाया है ना, वही सेम चीज़ है। तो इसको बीच बीच में रीडिंग आप करने का मन है तो कर सकते हो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जो पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो नॉलेज की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें अब प्रश्न करना होगा। ये 5 प्रश्न है, 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं कराऊंगा, पूरा किताब में जितना है पढ़ाएंगे। उसके बाद लास्ट में इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो प्रश्न पूछा गया है। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया ना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो मैं इसको बुक पढ़ाने के बाद कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़ना है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है।
तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं। कौन कौन? एक यहाँ पर दिया है ठोस अवस्था, आगे आपको दिया होगा ठोस अवस्था के बाद द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था के बाद दिया होगा गैसीय अवस्था, जो कि आपको आगे सारे चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर द्रव्य अवस्था, आगे बढ़ोगे तो गैसीय अवस्था भी दिया होगा, और आगे दिया होगा हो सकता है, कहाँ पे दिया है, कहीं दिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया ही होगा, यहाँ पर यहाँ ही दिया है गैसीय अवस्था। तो इन तीनों अवस्था को हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आइए मैं अब उस पर चर्चा करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी आपको छोड़ने का नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट होता है पदार्थ की अवस्थाएं। आइए यहाँ पहले आप लोग हेडिंग डालिए सभी लोग, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। 8 नंबर में, 8 नंबर में पदार्थ की पदार्थ की पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है, क्या क्या होती है। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। लिखेंगे, पहला पहला है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और तीसरा है गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ये 3 है, ठीक है। पदार्थ की कितने अवस्थाएं? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब जैसे हमने ये ठोस अवस्था पढ़ लिया, अब इस ठोस अवस्था का भी गुण होता है, अब उसके बारे में भी हम लोग को बहुत ही अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उसके बाद द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था के भी बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। गैसीय अवस्था के भी बारे में पूरा पढ़ना है। मतलब समझ जाओ कि चैप्टर 1 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पदार्थ की अवस्थाएं ही हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला, ठोस अवस्था के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर हम लोगों ने देखा, देखो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पहला मिला ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में आपको यहाँ पर पूरे यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन मेन बात क्या है, अब इतना थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे, मेन क्या ठोस अवस्था होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे भाई, कि स्टार्ट करेंगे अपना ठोस पदार्थ के टॉपिक डालिए। 8 नंबर था ना, 9 नंबर में ठोस ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ के सामान्य गुण, सामान्य गुण क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित होता है। पहले आपको ये बात लिखना होगा, तभी आपको नीचे देना भी होगा कि ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ठोस पदार्थ का ठोस ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ का सामान्य गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब समझ गए ना, नीचे, ठीक है। कौन कौन है भाई? तो पहला होता है
कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, उच्च होता है। ठीक है, दूसरा, ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, 2 हो गया। और इसका गुण है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 ही है, 4 5 6 कम से कम गुण इसका जानो, या 5 तो जानना ही होगा। तीसरा है कि ठोस पदार्थ का द्रव्यणांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ का द्रव्यणांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। 4 नंबर, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होता है। ठोस पदार्थ कठोर तथा दृढ़ होता है। पांचवा, ठोस पदार्थ अस्पिंडय होता है। अस्पिंडय होता है। छठवा है कि ठोस पदार्थ के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। और 7वां है, ठोस पदार्थों को गरम या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है।
कम होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ठोस पदार्थ के सामान्य गुण 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसे याद नहीं करते हो तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा जब भी आएगा तो लॉन्ग प्रश्न में आएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इतना हम लोग ने पढ़ लिया ना, पूरा पढ़ लिया ठोस पदार्थ के बारे में, इतना समझ लेंगे, इसी से आपका प्रश्न आ सकता है कभी भी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी इसी में कुछ और टॉपिक हमें छूट रहा है, जो कि हमें एनसीईआरटी किताब में पढ़ना नहीं होता है, मतलब कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो इसमें टॉपिक यूज होता है ना एनसीईआरटी में, उसको भी सीखना होता है। जैसे हमें यहाँ पर घनत्व की बात किया है, तो आखिर भाई घनत्व क्या होता है जानेंगे तभी नो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होगा। तो पहले हम घनत्व के बारे में भी सीखेंगे कि आखिर भाई घनत्व क्या होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने इससे पहले वाले कुछ टॉपिक था, कहाँ पर जी, यहाँ पर हमने कहीं पर पढ़ा है, कहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था, आपको दिखाता हूँ, कहीं पर तो मिलेगा, कहीं पर तो मिलेगा, अभी नहीं मिला है मेरे ख्याल से, अभी तक वो चीज़ नहीं मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में जो हमें अगला टॉपिक में काम है, वहाँ पर ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी किताब में कहीं पर दिया नहीं है, इस बुक में कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो वहाँ पर हमें आ जाता है, हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घनत्व क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, विसरण क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी में छिपा हुआ रहता है। देखो एनसीईआरटी में पूरा खुल करके सारे बातें नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को सीखना होता है। ठीक है ना, टॉपिक को ढूंढ ढूंढ करके सीखना होता है, इसीलिए बहुत सारे टीचर को देखे होंगे आप, एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ाते, अदर बुक से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी बुक देखो, आपको जब भी प्रश्न आएगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा, पहली बात। और दूसरा बुक पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, लेकिन जो टॉपिक यूज है, जो नहीं दिया है, उसको भी पढ़ो। वो टीचर का काम है, जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग बस सीखते जाओ, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो 10 नंबर में वो हमारा घनत्व यूज हुआ है ना, तो घनत्व के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि आखिर घनत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है घनत्व। ठीक है, घनत्व, घनत्व क्या है, घनत्व क्या है। देखिए, घनत्व का परिभाषा होता है कि किसी 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 द्रव की किसी द्रव की या के किसी द्रव के किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्य के इकाई इकाई आयतन के द्रव्यमान 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 उसका घनत्व कहते हैं, उसका घनत्व उसका घनत्व कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, घनत्व क्या होता है, किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है, और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इससे आप हमेशा याद रखिएगा, घनत्व का फॉर्मूला को बहुत ही काम आएगा जब हम थ्योरी में न्यूमेरिकल कराएंगे, तो थ्योरी के बाद जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना। कोई आपसे पूछ सकता है कि घनत्व का
घनत्व का एसआई मात्रक बताओ क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू होता है। ये देखो -3 है, क्यू है लेकिन माइनस लगा है, तो केजी मीटर -3 बोल सकते हो, या केजी एम के पावर -3 बोल सकते हो। ठीक है, ये घनत्व का एसआई मात्रक है। अब चलिए घनत्व के बाद हम लोग ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन उसको भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम डालिए, 10 था ना, 10 था। 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, 11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, 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 उ अध व पातन, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है। देखो ऊर्ध्वपातन का परिभाषा होता है कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लिखो साथ में आप लोग भी लिखिए, किसी ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था, बिना द्रव की अवस्था, बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में, सीधे वाष्प में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो जो भी ठोस पदार्थ होगा वो बिना द्रव में अवस्था में परिवर्तन किए ही वाष्प में बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है 11 के बाद 12 नंबर कि विसरण क्या होता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। विसरण, विसरण क्या है। विसरण का परिभाषा होता है कि विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है विसरण वह प्रक्रिया है जिससे किसी द्रव्य के कारण, जिससे किसी द्रव्य के कारण किसी अन्य द्रव में, किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, वहीं विसरण कहलाता है, वहीं विसरण कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। विसरण का परिभाषा क्या हुआ
कि विसरण वह प्रक्रिया है जिससे किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, वही विसरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग का ये पूरा ठोस अवस्था के बारे में जितना भी पढ़ना था हम लोगों ने सारे कवर कर लिया। अब हम लोग द्रव अवस्था को कवर करेंगे कि आखिर द्रव अवस्था में क्या क्या होती है, द्रव अवस्था के सामान्य गुण क्या क्या है। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या क्या यूज होता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो 13 नंबर में डालिए, 13 नंबर, 13 नंबर में लिखिए द्रव्य, द्रव्य पदार्थ की, द्रव्य पदार्थ की सामान्य गुण, सामान्य गुण क्या क्या है, क्या क्या है। देखिए द्रव्य पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखेंगे द्रव्य पदार्थ की सामान्य गुण, सामान्य गुण निम्नलिखित है, निम्न लिखित है। पहला, पहला जो गुण है द्रव्य की आकृति, द्रव्य की आकृति, द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती है, निश्चित, निश्चित नहीं होती है, लेकिन, लेकिन उसका, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, उसका आयतन, आयतन निश्चित होता है। ये हो गया। दूसरा, द्रव्य का घनत्व, द्रव्य की घनत्व उसके ठोस, द्रव्य की घनत्व उसके ठोस, उसके ठोस रूप से, उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, घनत्व से कम होता है, कम होता है। हो गया। तीसरा, द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य प्राय अष्पिंडीय होता है, अष्पिंडय बोलो, अष्पिंडय होता है। चौथा, द्रव्यों के, द्रव्यों के, द्रव्यों के द्रवणांक, द्रव्यणांक, द्रव्यणांक और क्वथनांक, द्रव्य के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से, ठोस पदार्थ से कम होता है, ठोस पदार्थ से
कम होता है। ठीक है। पांचवा है कि द्रव पदार्थों के द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हो गया। तो बस 5 काफी हो गया। तो देखो, द्रव पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या है, ये 5 है, जो कि आपको याद करना जरूरी है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब चलिए, अब द्रव्य पदार्थ के सामान्य गुण तो समझ लिए, लेकिन इसमें हमें क्या क्या पूछा है भाई, क्वथनांक और द्रवणांक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, साथ में इसमें आपको वाष्पन के भी बारे में जानना जरूरी है कि भाई वाष्पन क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में वाष्पन भी पूछ लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम 14 नंबर में यही सीखते हैं कि वाष्पन क्या होता है। एनसीईआरटी बुक में इसको चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पन क्या है। वाष्पन का परिभाषा होता है किसी द्रव्य का कमरे के ताप या द्रव्य के क्वथनांक नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। देखिए, वाष्पन का परिभाषा जो है, किसी द्रव्य का कमरे के ताप या द्रव्य के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाएगा, उसी प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। अब वाष्पन के साथ में आपको क्वथनांक की बात बार बार आ रही है, इससे पहले भी आया है जब हम लोगों ने द्रव्य के कुछ सामान्य गुण पढ़े हैं। तो क्वथनांक के भी बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो कितने नंबर था वो, 14। अब 15 नंबर में आ जाओ, हम ये सीखता है कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है। क्वथनांक का देखो परिभाषा होता है, बहुत ही आसान है, कि जब किसी द्रव्य का वाष्प द्रव्य का वाष्प दाब
वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब के कारण नहीं, दाब के बराबर दाब के बराबर हो जाता है, दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, वह द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। जब किसी द्रव का वाष्प दाब अवमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलता है या उबलना प्रारंभ करता है, वह द्रव्य का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब साथ में हम लोग का क्या एक आया था, द्रव्यणांक भी आया था। द्रव्यणांक, इसको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, द्रव्यणांक क्या है? द्रव्यणांक का परिभाषा होता है वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उससे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यणांक कहलाता है, या द्रव्यणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वथनांक का परिभाषा और ये हो गया द्रव्यणांक का परिभाषा। इससे जानना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे गैसीय अवस्था का सामान्य गुण क्या क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम डालिए, क्या है गैसीय अवस्था, यानी गैस पदार्थ के। 16 के बाद 17 नंबर में इसे भी लिखिए।
गैस पदार्थ के गैस पदार्थ के गैस पदार्थ के सामान्य गुण गैस पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या है? क्या क्या है? ठीक है, देखिए गैस पदार्थ के सामान्य गुण, इसका भी निम्नलिखित गुण है। तो पहले लिखेंगे गैस पदार्थ के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, पहला है कि गैस की न तो कोई निश्चित आकृति है, और न कोई निश्चित आयतन। ठीक है, दूसरा, ठोस एवं द्रव्य की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। ये हो गया। तीसरा, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यणांक और क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। चौथा होता है कि गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। गैस की संपीड्यता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और लास्ट 5 नंबर, गर्म या ठंडा करने पर
गर्म या ठंडा करने पर गैस प्रसारित या संकुचित मतलब सिकुड़ना, प्रसारित मतलब फैलाना, ठीक है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तो गैस पदार्थ के सामान्य गुण ये हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया। अब देखिए गैस के दाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस के दाब भाई कहते किसको है, कैसे समझेंगे गैस दाब लगा रहा है और कैसे लगाएगा, ठीक है। तो ये था 17 नंबर। अब हम लोग 18 नंबर में चलेंगे। दिख रहा है ना क्लियर सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 18 नंबर में सीखेंगे गैस का दाब। गैस का दाब, गैस का दाब क्या है। गैस का दाब का परिभाषा होता है कि बर्तन के दीवारों के प्रति, ये आपके क्वेश्चन में आएगा भी, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ भी प्रश्न पूछा गया होगा मेरे को लगता है। बर्तन की दीवारों, बर्तन की दीवारें के प्रति इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर गैस, इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट सूचना नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि वायु का जो दाब होता है, वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई पूछे कि दाब का इकाई क्या होती है, कोई पूछ सकता है ना कि भाई दाब का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, दाब का इकाई क्या होता है, दाब का इकाई क्या होता है, तो बोलिएगा पास्कल। क्या होता है, पास्कल, ठीक है, याद रहेगा। और एक ये फॉर्मूला कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, पीए मतलब पास्कल, ठीक है। इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा, अब लास्ट ही है, ठीक है ना, सारा चीज़ आपको यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग वाष्पीकरण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग को इसमें संघनन
और प्लाज्मा के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, संघनन और प्लाज्मा के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया, उतना तो अच्छे से नहीं है लेकिन पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम संघनन क्या होता है इसको देख लेता हूँ। संघनन, संघनन, संघनन क्या है? संघनन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में संघनन क्या होता है ये पूछा गया है। ठीक है, और आगे आप लोग को जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ भी इसका यूज है। संघनन का परिभाषा होता है कि वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें 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 कोई जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था, गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था, द्रव की अवस्था में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, उसे संघनन या द्रवीकरण, संघनन या द्रवीकरण भी कह सकते हैं, द्रवीकरण कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में चेंज करे, परिवर्तित हो, उसे संघनन या द्रवीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक दो इम्पोर्टेंट सूचना है, नॉलेज है मान करके चलो। ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ कि कभी भी गैस और वाष्प में कोई पूछे कि गैस और वाष्प में अंतर होता है तो बोलिएगा नहीं। लिख देता हूँ कि गैस, ये टॉपिक इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कि आपको इससे क्वेश्चन बनेगा। गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में कभी भी आज तक से ऐसा नहीं हुआ है कि उससे क्वेश्चन नहीं आया होगा। ये लास्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्ला आधा ज मा, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था क्या है? इसका परिभाषा जानना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आ जाएगा, घबरा जाओगे फिर। देखिए, आज के वैज्ञानिकों, आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था, पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है, आविष्कार किया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। वो है क्या भाई? तो देखो, पदार्थ की पदार्थ की पदार्थ की चौथा अवस्था, पदार्थ की चौथा अवस्था
प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा, देखो हम लोग पदार्थ तो 3 प्रकार के पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन चौथा जो अवस्था है उसको प्लाज्मा कहा गया है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट 5वां भी खोज हो गया है कि पदार्थ की पंचम या पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहलाती है। ठीक है। तो पहले तो पदार्थ की अवस्था 3 होती थी, लेकिन आज के ज़माने में नए वैज्ञानिक चौथा भी खोज किया और 5वां भी खोज किया है। चौथा को प्लाज्मा बोलते हैं और पंचम को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को यदि आप पढ़ लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट भी हो गया। ठीक है। सारे हम लोगों ने जितना भी पढ़ना था सारे चैप्टर 1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई अब बचा हुआ नहीं है। सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, टॉपिक एक भी अब बाकी नहीं रहा। एनसीईआरटी के थ्रू अलग से हमने भले ही पढ़ा दिया है, लेकिन अब एक भी बाकी नहीं है। तो अब देखो, आपको एनसीईआरटी चैप्टर 1 में 2 तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यास यहाँ से देखिए शुरू होता है। एक ये तो शुरू है यहाँ तक। साथ में आप लोग यहाँ देखिए, आपको शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ देखो प्रश्न 4 है। ये 4 प्रश्न है ना, इन चारों प्रश्नों को बनाना होगा। उसके बाद यहाँ भी देखो 4 प्रश्न है, 8 हो गए। 8 के बाद यहाँ भी 4, 12 हो गए। और 12 के बाद यहाँ भी 5, 12 5 17। 17 प्रश्न को आप लोग याद कर लोगे। और साथ में यहाँ पर जो चैप्टर में आपको अभ्यास में कुछ न्यूमेरिकल दिया गया, इनको बना लोगे तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगले वीडियो में इन सभी प्रश्न उत्तर कराएंगे। सारे जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सारे हम करा देंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको पता चलेगा, कि नहीं तो डाल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो अपने दोस्त में कम से कम 5 दोस्त में शेयर करिएगा। और जिन बच्चों को क्लास में ज्वाइन करना है तो आपको मैं बता देता हूँ लास्ट टाइम भी एक बार। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको टाइम मिलता नहीं है, मेरे को भी बताने का। इस नंबर पे आप लोग 8383896119 पर कॉल करिए और सर से बात करिए कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र अभी 499 रुपये में 1 साल की पढ़ाई होगी आपकी। 9th का सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 1 साल का फीस 499 रुपये। ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन करिए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर ये फी 1100 में बदल जाएगा तो आप पछताओगे। तो जितना जल्दी हो सके पापा मम्मी से बात करके इस क्लास में ज्वाइन करिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और ये सब क्लास ऐप पर चलेगी। यूट्यूब पर तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन सारे नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐप पर आपको लाइन बाय लाइन सारे सब्जेक्ट अच्छे से मिलता है। वहाँ पर डाउट क्लास भी देंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है। सारे सुविधा के लिए मात्र 499 रुपये। ज्वाइन करना है जल्दी कॉल करिए, जल्दी क्लास ज्वाइन करिए। 499 रुपये में तो पूरे साल में पढ़ा रहे हैं भाई। 499 रुपये तो 1 महीने में आप लोग मिठाई खा जाते होंगे। तो देर ना लगाए, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।